हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज एक और वीडियो जो कि चैप्टर 7 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट भी है और इस चैप्टर को हर कोई कर सकता है, अगर उस एक थोड़ा सा सेंस में भी अगर लगाए तो वो इसका आंसर आराम से दे सकता है। ठीक है, तो मे बी आप इनका आराम से आप जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमें इनमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इसमें सबसे पहला कह रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी क्या होती है। तो जीडीपी के बारे में हमने शुरू से पढ़ा हुआ है कि जीडीपी इज सम ऑफ टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर कॉल्ड अ जीडीपी। ठीक है ना, यानी एक साल के अंदर जितना भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया के अंदर, तो उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया कहेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक्टिविटी। दो टाइप की होती है, एक नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी और एक होता है इकोनॉमी एक्टिविटी। इकोनॉमी एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटी विच आर कंट्रीब्यूट टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी जिनका एक तरीके से देख लो कि नेशनल इनकम में पार्टिसिपेशन होता है, वो सारी इकोनॉमी एक्टिविटी। या अगर मैं इसे दूसरे लैंग्वेज में बात करूं कि वो सारे काम जो किसी एक तरीके से जो अर्निंग के पर्पज़ से किए जाते हैं, यानी वो सारे वर्क जो एक अर्निंग के पर्पज़ से किए जाते हैं, सर्वाइव के पर्पज़ से किए जाते हैं, उन एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमी एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर कोई बंदा कमा रहा है तो उसका पूरा इफेक्ट किस पे जाता है, नेशनल इनकम पे भी जाएगा, क्योंकि टैक्स वगैरह जो है आप पे करोगे तो इससे गवर्नमेंट की भी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगला पॉइंट वर्क फोर्स के बारे में। व्हाट द मीन ऑफ वर्क फोर्स। मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ, इसमें कुछ जो टर्म्स हैं ना वो सारे थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको इसे ध्यान से समझना है। वर्क फोर्स इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअल वर्किंग। वो सारे लोग जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं उनको वर्क फोर्स कहते हैं। ठीक है, और जिन्होंने ऑफलाइन बैचेस में जिन्होंने ले रखा था, जिन्होंने ऑफलाइन बैचेस लिया है उनको मैंने इनमें और भी पॉइंट्स थे, सप्लाई फोर्स था। ठीक है, तो वो भी सारी चीज़ें थी, बट मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो वर्क फोर्स आप में इम्पॉर्टेंट है, वो लोग जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं तो वो सारे वर्क फोर्स में आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगला, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन, वो लोग जो काम नहीं कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स, यानी लेबर फोर्स को आप नीचे रखेंगे और नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड ऊपर रखेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और अगर आपको वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन निकालना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछता है, तो इसीलिए आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें वर्क फोर्स को हम ऊपर रखेंगे, वो लोग जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं, डिवाइडेड एज अ टोटल पॉपुलेशन, यानी टोटल पॉपुलेशन में से जितने लोग काम कर रहे हैं वो ऊपर, टोटल पॉपुलेशन नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में मुझे बात करनी है। 70% ऑफ वर्क फोर्स इन अ रूरल एरिया, गांव में जब सबसे ज़्यादा जो है वर्क फोर्स पाया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे काम करते हैं, तो सारे लोग एक तरीके से काम ही कर रहे होते हैं। ठीक है, और अगर मैं शहर की बात करूँ, अर्बन एरिया की बात करूँ, तो 30%। ठीक है, 30% जो है आपका अर्बन एरिया में आ जाता है। उसके बाद अगर मैं वुमेन की बात करूँ तो वुमेन वर्कर्स अकाउंट फॉर द 1/3 ऑफ द रूरल एंड 1/5 ऑफ वर्क फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक तरीके से कहा गया है कि वुमेन वर्क फोर्स की बात करें, टोटल 1/5 में से वह रूलर ऑफ द वर्क फोर्स। ओके, 1/3 अकेला जो आप मान सकते हो कि रूरल एरिया में ही है वर्क फोर्स में, शहर में कम है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आप कोई आप आंसर लिख रहे हो तो आप इसको माइंड में रखना कि सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स कहाँ पाया जाता है। ठीक है, ओके डन। अब बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर वो सारे सेक्टर जो नेचुरल से रिलेटेड हैं, नेचुरल में जैसे आपका एग्रीकल्चर आ गया, फॉरेस्ट आ गया, लॉगिंग आ गया, फिशिंग आ गया, माइनिंग आ गया एंड क्वेरिंग आ गया। तो ये आपके एक एक मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर्स की, जिसमें इंक्लूड है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शंस रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, ये इंपॉर्टेंट आपके। फिर टेरिटरी सेक्टर वो होता है जो आपके एक तरह से देख लो सर्विस सेक्टर से बिलोंग करता है, तो आपके ये पॉइंट सर्विस सेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। ओके, अब कह रहा है टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में कितने टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है? एक तो गांव में रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, एक ओपन अनएम्प्लॉयमेंट यानी खुली बेरोजगारी, इसे हिंदी में बोलते हैं, सीजनल मौसमी बेरोजगारी, एंड डिस्टिंग्विश यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी, जहाँ पर 2 लोगों की ज़रूरत हो और उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हो, जैसे 5 काम कर रहे हो, 6 काम कर रहे हो, तो जितने फालतू लोग काम कर रहे हैं जबकि वहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं है, तो उनको हम डिस्टिंग्विश जो है ना, डिस्क्विश्ड कह सकते हैं, ठीक है ना, डिस्क्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद अगला आपका आ जाता है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन यानी शहर में किस तरीके की बेरोजगारी पाई जाती है। शहर में ज़्यादातर इंडस्ट्री है, तो आप एक सेंस लगा देना, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। पढ़े लिखे लोग शहर में ज़्यादा घूम रहे हैं, तो समझ लो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और एक वो टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियर को काम नहीं मिल रहा, वो इस सारे में, ठीक है, वेरी गुड। तो जितने लोग, ये आपका अर्बन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अब कह रहा है कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या रीज़न है, आपको ये सारी चीज़ें पता है, आप चाहो तो इस पर रामायण लिख सकते हो, मुझे इतना बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया क्या क्या कारण है, तो आप अपनी चाहो बुक से पढ़ लो, बहुत इजी आंसर है इसका, आप आराम से बना सकते हो, वरना आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आंसर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसी का ही पॉइंट है अभी कि एम्फेसिस ऑन कैपिटल इंसेंटिव प्रोजेक्ट। उसके बाद एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। अगर हम फॉरेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो इंडिया में जो लेबर इंसेंटिव टेक्निक है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा, तो यहाँ के लोग लेबर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ते मज़दूर इंडिया में पाए जाते हैं। तो अगर हम फॉरेन कंट्री की टेक्नोलॉजी को अगर हायर करते हैं तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, वो लोग जो काम कर रहे हैं। लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से भी कह सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, फिर नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता है। स्लो ग्रोथ प्रोसेस, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें। अब बात कर रहा है कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि अभी आपने प्रॉब्लम पढ़ी है तो कहीं ना कहीं आपको इसका सॉल्यूशन भी चाहिए होगा। तो सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। पहला, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर ले, क्योंकि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व हो जाएगा। दूसरा है रिफॉर्म ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी को रिफॉर्म करते रहना चाहिए, जबकि अभी एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फार्म एक्टिविटीज़, वो लोग जो फार्मर्स हैं जो गेहूँ चावल वगैरह उगाते हैं उनको और भी चीज़ें सिखानी चाहिए ताकि वो एक एक्स्ट्रा भी खेती कर सके। जैसे आप फ्रूट्स ले लो, ठीक है ना, वेजिटेबल्स वगैरह की भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री। अगर हम विलेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज में सुधार करें तो कहीं ना कहीं हम जो कह सकते हैं कि हम अनएम्प्लॉयमेंट से छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कंपेयर टू अर्बन वुमेंस मोर रूरल वुमेंस आर फाउंड वर्किंग एंड वाई। आपको ये पता है शहर से ज़्यादा वुमेन गांव में काम करते हैं, गांव में सबसे ज़्यादा काम करते हैं, और शहर में जो वुमेन है वो कम काम करती है। इसकी क्या रीज़न है, तो आप ही एक तरह से देख लो कि एक शहर है और एक गांव है। शहर में आपको पता है वर्किंग के लिए, अगर सपोज़ करो हम दिल्ली में रहते हैं तो हमें गुड़गांव नोएडा साइड जाना पड़ता है वुमेंस को, तो वो ज़्यादा दूर पड़ जाता है, इसलिए फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो बहुत सी बात है जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये हो सकता है। पहला कह रहा है फैमिली इश्यूज़ जो ज़्यादा होते हैं, तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ आंसर इसका कि पार्टिसिपेशन रेट फॉर वुमेन इन हायर इन अ रूरल एरिया कंपेयर्ड विद द अर्बन एरिया। ये बात अभी मैंने आपको बोली। इट इज़ बिकॉज इन अ रूरल एरिया पुअर्टी फोर्स वुमन टू सीक एम्प्लॉयमेंट विदाउट एजुकेशन, ठीक है। और दूसरा, वुमन इन रूरल एरिया फाइंड ओनली लेस प्रोडक्टिविटी जॉब।
उनको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हैवी काम करने के, वो अपना एग्रीकल्चर पे डिपेंडेबल है एंड गेट लो वेजेस, और वो कम कीमत पे काम करना पसंद करेंगे। और अगर मैं बात करूँ अर्बन एरिया में, तो अर्बन एरिया मैन आर एबल टू अर्न हाई इनकम, सो दे डिस्करेज फीमेल मेंबर फ्रॉम टेकिंग अप जॉब। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इस तरीके से। एक क्वेश्चन और है, वाई आर द रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड मोर इन अर्बन एरिया देन अ रूरल एरिया। रेगुलर सैलरी का मतलब समझ रहे हो ना, जो महीने की सैलरी अर्न करते हैं, तो वो अर्बन में ही क्यों ज़्यादा है, गांव में क्यों नहीं है। तो आपको पता है गांव में खेती है यार, कहीं ना कहीं आप एक सेंस लगा सकते हो। कह रहा है इसका आंसर अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, आप अपना दिमाग लगा के इसका आंसर कर सकते हो। आंसर है कि इन अ अर्बन एरिया अ कंसिडरेबल सेक्शन इज़ एबल टू स्टडी इन अ वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल एंड अर्बन पीपल हैव अ वेराइटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, they are able to look for an appropriate job suit for their qualification and skill। सीधी सी बात है, अभी मैं फ्रेशर हूँ, मैं किसी भी कंपनी में कम सैलरी पे काम कर लूँगा, जब मैं एक्सपीरियंस हो जाऊँगा, 1 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा ना, तो मैं उस कंपनी से निकल जाऊँगा, क्योंकि अगर वो उसकी सैलरी नहीं बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं उसको उस जॉब से किसी दूसरे शिफ्ट में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो कम में फिर काम नहीं करना चाहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ गांव में, तो गांव में सीधी सी बात है कि काम कम होते हैं, तो लोग वहाँ पे आसानी से कम वेजेस पे काम कर लेते हैं, और यही वजह है कि रूरल एरिया के मुकाबले अर्बन एरिया में जो है सैलरीड एम्प्लॉयड ज़्यादा है। चलो बढ़िया, आपको स्क्रीनशॉट मिल गई होगी, वेरी गुड। अब बात कर रहे हैं वाई आर अ लेस वुमन फाउंड इन द रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। लो जी, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन के आ गया कि जो रेगुलर सैलरी बेसिस पे है उसमें वुमन इतनी कम क्यों है। तो बात करें, फीमेल वर्कर्स गिव अ प्रेफरेंस टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दैन द हायर्ड एम्प्लॉयमेंट। वो कहीं ना कहीं प्रेफरेंस देती हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है ना, वो अपना बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देती है, ना कि हायर्ड एम्प्लॉय। और इट इज़ दी बिकॉज वुमन बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरिया आर लेस मोबिल कह सकते हो, मोबिलस, प्रेफर टू इंगेज देम सेल्फ एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 7 जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले की ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और कुछ भी डाउट होता है आपको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं भी थोड़ा थक गया हूँ आपके लिए वीडियोस बना के, क्योंकि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों क्लासेस में थोड़ा बिज़ी रहता हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। इसलिए जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, मैं आपको न्यूमेरिकल्स की भी वीडियोस अपलोड कर दूंगा, कल या परसों में न्यूमेरिकल्स भी अपलोड कर दूंगा, ताकि जिनको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है वो न्यूमेरिकल्स वाली वीडियोस को देख के इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और स्टडी करते रहिए। एक दिन में एक बुक ख़त्म कर दीजिए, दूसरी में दूसरा, और 1-2 सैम्पल पेपर कोशिश कर रही है सॉल्व करने की। ठीक है, ओके।